गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, अगले दिन आप लोगों ने कारक और कारक के प्रकार उसका विस्तृत वर्णन देखा था। आज मैं लेकर के आया हूं उपसर्ग। तो देखते हैं उपसर्ग के अंतर्गत इस वीडियो में आपको क्या पढ़ना होगा, क्या पढ़ने को मिलेगा। आइए पहले इसका जिक्र कर लेते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे उपसर्ग, उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग का अर्थ, उपसर्ग के कुछ उदाहरण, उसके बाद उपसर्ग का वर्गीकरण, उपसर्ग की पहचान, और उसके बाद पढ़ेंगे उपसर्ग के भेद या प्रकार। इस वीडियो में आप ये समझ जाएंगे कि उपसर्ग कैसे प्रयोग होता है, कैसे उपसर्ग किया जाता है, उसका वर्गीकरण क्या है, हिंदी के उपसर्ग क्या क्या है, उपसर्ग के वर्गीकरण में कैसे किया गया है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उपसर्ग को। मित्रों, हम लोग शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद तीन प्रकार के होते हैं। हमने शब्द भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद का वीडियो बनाया हुआ है। आप उसको देखना चाहते हो तो जा करके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में, जिसमें रूढ़, यौगिक और योग ऋण को बहुत ही अच्छा तरीके से शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। तो आइए अब उपसर्ग को देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग ऋण। इनमें से यौगिक शब्दों का निर्माण तीन तरह से होता है। जो यौगिक है, बीच में आपका जो यौगिक शब्द है, इस यौगिक शब्द का निर्माण जो है उपसर्ग, प्रत्यय और समास, तीन तरह से होता है। यहाँ पर हम उपसर्ग के यौगिक शब्दों का निर्माण करना सीखेंगे। तो उपसर्ग के जो यौगिक शब्द हैं उसका निर्माण कैसे होता है, ये आज हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं उपसर्ग को। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। देखिएगा, उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, उप यानी समीप, और सर्ग सृष्टि करना। अतः अतः हम कह सकते हैं कि उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। किसी शब्द के समीप आकर के नया शब्द बनाना ही क्या है, उपसर्ग है। जैसे प्र प्लस हार, देखेंगे प्र प्लस हार, यहां देखिए प्र प्लस हार यानी प्रहार हो जाएगा। तो इसमें क्या, प्र क्या है, प्र जो है उपसर्ग है, हार जो है मूल शब्द या मूल धातु है, और प्रहार जो है यौगिक बना है, जो उपसर्ग और मूल शब्द के मिलाने से यौगिक बना है। तो प्र उपसर्ग का प्रयोग करके हार जो धातु है या जो मूल शब्द है उसको योग करने पे यौगिक शब्द जो बना है वह क्या है, प्रहार है। तो इस तरह से ये है। आगे देखेंगे, ऐसे शब्दांश जो शब्दों की शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के शुरुआत में, स्टार्टिंग में जुड़ करके उनके साथ में परिवर्तन कर देते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग यानी कि परफिक्स। आइए देखते हैं परफिक्स यानी उपसर्ग। उपसर्ग इन हिंदी, जो शब्दांश शब्दों के शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जी हाँ मित्रों, जो शब्दांश क्या होता है, शुरुआत में जुड़ करके उनके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें ही उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्द उप तथा सर्ग, उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का होता है सृष्टि करना, शब्द के संयोग से बना है। हिंदी व्याकरण में प्रमुख उपसर्ग की संख्या, अगर हिंदी उपसर्ग में देखेंगे तो हिंदी व्याकरण में कहा गया है कि हिंदी में प्रमुख उपसर्ग की जो संख्या है वह क्या है, तो 13 है। हिंदी व्याकरण में प्रमुख उपसर्ग की संख्या 13 है,
जबकि संस्कृत में प्रमुख उपसर्गों की संख्या 22 है। इसको याद रखिएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है कि हिंदी व्याकरण में प्रमुख उपसर्ग की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 13, और संस्कृत में प्रमुख उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22। तो आइए अब देख लेते हैं उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग किसी भी भाषा में उस अव्यय या शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं जो मूल शब्दों के आरंभ में लगकर उनके अर्थों का विस्तार, परिवर्तन या उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करता है। जैसे अ, अनु, अप, वी आदि हिंदी के क्या हैं, उपसर्ग हैं। कहने का तात्पर्य क्या रहा, हिंदी भी देखिएगा, किसी भी भाषा में जो शब्दांश होते हैं, जो अव्यय होते हैं, जिनका व्यय आप नहीं कर सकते हैं, जो क्या होता है, मूल शब्दों के आरंभ में लगते हैं, शुरुआत में लगते हैं और उनके अर्थ में कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वही होता है उपसर्ग। जैसे आपने देखा यहाँ पे उपसर्ग है अ, अनु, अप, वी, ये सब उपसर्ग हैं। आइए अब देख लेते हैं उपसर्ग का अर्थ। उपसर्ग का अर्थ देखेंगे। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। उप यानी समीप, सर्ग यानी सृष्टि करना। अतः उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जी हाँ, उपसर्ग का अर्थ क्या हुआ, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर के बना है। उप प्लस सर्ग, उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। अतः उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ हो गया किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। अर्थात ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आदि में जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे जैसे देखिएगा, हार शब्द का अर्थ है पराजय। हार शब्द का क्या अर्थ है, पराजय। परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बन जाएगा प्रहार। हार शब्द है, हार माने होता है पराजय, हार माने पराजय, और उसमें प्र जो है उपसर्ग अगर आगे लगा देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, प्रहार हो जाएगा। आप प्र प्लस हार, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्रहार करना, चोट करना हो जाएगा। तो यही है, उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, उनके अर्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। आइए, आपने देखा प्र प्लस हार मिलकर के प्रहार हो गया, यानी कि चोट करना इसका अर्थ हो गया। हार माने पराजित होना था। इसी तरह आ जोड़ने से आहार यानी कि भोजन बन जाएगा। सम जोड़ने से हार में देखिए, हार तो पहले से ही ऐसे दिया था, हार में आ जोड़ दीजिए, आहार हो गया। ठीक है, ऐसे ही सम जोड़ दीजिए, संहार हो जाएगा। संहार, आहार यानी कि भोजन हो जाएगा, संहार यानी विनाश हो जाएगा। वी जोड़ दीजिए, विहार हो जाएगा, विहार करना यानी घूमना हो जाएगा, इत्यादि शब्द ये बन जाएंगे। ये सब क्या है, यही उपसर्ग हैं। जैसे कि आपने देखा, प्र जोड़ करके, सम जोड़ करके, वी जोड़ करके ये नए शब्द बन रहे हैं, नए शब्द का निर्माण हो रहा है। इसके शुरुआत में पहले ही जो जोड़ा जा रहा है, इससे क्या हो रहा है कि नया शब्द, नया अर्थ निकल जा रहा है। देखेंगे, आ प्लस हार आहार बन गया, सम प्लस हार संहार बन गया, वी प्लस हार विहार बन गया। तो इस तरह से नए शब्द का यहां निर्माण हो रहा है और जिसका अर्थ अलग बदल जा रहा है। एक उपसर्ग के कई अर्थ हो सकते हैं, अर्थात उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। वे शब्द जुड़ने के पश्चात ही अर्थ देते हैं और ये अर्थ भिन्न भिन्न शब्दों में अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग होते भी हैं। जैसे एग्जाम्पल आइए देखते हैं। अ प्लस मन, अमन।
अ प्लस मन, अमन। यहाँ पर अ उपसर्ग शांति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर जो है जो उपसर्ग है वह शांति के रूप में है, अमन शांति के रूप में है। और यहाँ पे नीचे एक और एग्जाम्पल दिया गया है, देखेंगे, अ प्लस चल, अचल, यानी कि यहाँ पर अ मतलब नहीं के अर्थ में प्रयोग हुआ। यहाँ पे नहीं, अचल यानी कि नहीं के अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो जो उपसर्ग होते हैं उनका अर्थ जो है अलग अलग होता है, इसलिए निश्चित नहीं होता है कि उसका अर्थ यही होगा। शब्दों में बदलता रहता है, जैसा कि आपने यहाँ देखा कि एक उपसर्ग के कई अर्थ हो सकते हैं, अर्थात उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, अतः हम कह सकते हैं। आइए देखते हैं उपसर्ग के उदाहरण। उपसर्ग के उदाहरण देखिए, उपसर्ग के एग्जाम्पल्स क्या हैं। अ प्लस छूता, देखिएगा, अ उपसर्ग लगा है छूता शब्द में, बन गया अछूता। ऐसे ही अ प्लस पढ़, अनपढ़। भर प्लस पेट, भर पेट। अध प्लस पका, अधपका। ये सब एग्जाम्पल हैं। बिन प्लस बादल, बिन बादल। सम प्लस तल, समतल। उपसर्ग का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जैसे उपर्युक्त प्रथम उदाहरण में अ का प्रयोग अभाव हीन नहीं के अर्थ में हुआ है, देख सकते हैं। जो ऊपर अ का प्रयोग हुआ था अछूता, तो अ में नहीं के रूप में अछूता, यानी जिसे छुआ नहीं जाता है वो अछूत कहलाता है, अछूता। तो अ का प्रयोग यहां नहीं के रूप में हुआ है। परंतु इसी अर्थ में अ का प्रयोग हम वाक्य में शब्द के रूप में नहीं कर सकते। ये किसी शब्द में जुड़ने पर उस शब्द को नया अर्थ देता है। आइए अब देख लेते हैं उपसर्ग की पहचान। कैसे करते हैं उपसर्ग की पहचान। परलोक, परलोक है, तो परलोक में अगर आपसे पूछा जाए कि परलोक में कौन सा उपसर्ग है बताइए, तो आप क्या करेंगे, उसका संधि विच्छेद करेंगे। कैसे, पर प्लस लोक, परलोक, यानी कि यहाँ पे कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है, पर, उपसर्ग हो गया पर। जैसे आपसे ये पूछा जाए पराजय, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो पराजय का संधि विच्छेद करेंगे, परा प्लस जय, यानी यहां पर क्या हो गया, परा। ठीक है। ऐसे ही देखेंगे अनमोल, अनमोल का कौन सा उपसर्ग है अनमोल में, तो अनमोल का आप क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, अन प्लस मोल, यानी कि यहाँ पे जो है अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। कौन सा उपसर्ग है, अन उपसर्ग है। देख सकते हैं यहाँ पर परा, पर परा अन उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पे कौन कौन सा प्रयुक्त हुआ है, पर परा अन, यह उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। कुछ शब्दों के पूर्व एक से अधिक उपसर्ग भी लग सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके पहले एक ही उपसर्ग नहीं बल्कि कई उपसर्ग, एक से अधिक उपसर्ग भी लग सकते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें कि कई उपसर्ग लगा है। जैसे प्रति प्लस अप प्लस वाद बराबर हो गया प्रत्यपवाद। प्रत्यपवाद में क्या है, दो उपसर्ग लगे हैं, एक तो प्रति और एक अप। वाद एक मूल शब्द है, दो प्रत्यय इसमें लगे, दो उपसर्ग लगे हुए हैं। देखेंगे समालोचन, जैसे समालोचन है, इसमें जो है दो प्रत्यय, अरे दो उपसर्ग लगे हैं, सॉरी, दो उपसर्ग कौन कौन लगे हैं, सम उपसर्ग और आ उपसर्ग लगा है। सम प्लस आ प्लस लोचन, यानी कि समालोचन। लोचन मने ऐसे अलग से देखो आंख होता है, लेकिन समालोचन इसका समालोचन हो गया। ऐसे देखेंगे, नेक्स्ट है वी प्लस आ प्लस करण, वी प्लस का, वी प्लस आ प्लस करण यानी व्याकरण। तो व्याकरण में दो जो है उपसर्ग लगे हैं, वी और आ।
ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे व्यवहार, वी प्लस अव प्लस हार, वी प्लस अव प्लस हार, यहाँ पे दो उपसर्ग वी और अव मिल करके और हार शब्द के साथ योग करने से क्या बन गया, व्यवहार बन गया। तो यहाँ पे उपसर्ग कोई जरूरी नहीं कि एक ही उपसर्ग लगे, एक से अधिक उपसर्ग भी लग सकते हैं। देखें मित्रों, यहाँ पर प्रत्यावाद में प्रति और अप, समालोचन में सम प्लस आ, व्याकरण में वी प्लस आ और व्यवहार में वी प्लस अव दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। अब देखेंगे उपसर्ग का वर्गीकरण। अब देख लेते हैं उपसर्ग का वर्गीकरण। उपसर्ग को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। उपसर्ग को देखेंगे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन? हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, अरबी, उर्दू और फारसी के उपसर्ग। इसके बाद देख लेते हैं 4 नंबर अंग्रेजी के उपसर्ग। 5वां उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द। उपसर्ग 5वां क्या था? उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द। एक बात याद रखिए, नोट उपसर्गों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती। उपसर्गों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती। यहां जो संख्याएं दी जा रही हैं वे उनके उपयोग के आधार पर दी जा रही हैं। इनकी संख्या कोई एकदम निश्चित नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो संख्याएं दी जा रही हैं उनके उपयोग के आधार पर दी जा रही हैं। उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। आइए देख लेते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में प्रमुख उपसर्ग की संख्या क्या है? 13 है। ये आपसे ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो 13 है। संस्कृत में कितनी है? 22 है। देखेंगे हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 है। कौन कौन? अ, अन, क, उ, दु, नी, औ, औ, भर, सु, अध, उन, पर, बिन आदि। हिंदी के प्रमुख उपसर्ग के उदाहरण अर्थ सहित निम्नलिखित हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं। अब देखेंगे अ उपसर्ग का प्रयोग। देखेंगे अ मतलब होता क्या है? उसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। ठीक है, जैसे अछूता, अथाह, अटल। आप देखेंगे छूता में अ लगने से अछूता बन गया, थाह में अ लगने से अथाह बन गया, टल में अ लगने से अटल बन गया। वैसे ही अध उपसर्ग देखिए, अध का अर्थ होता है आधा। जैसे पका में लग जाए अध, पका में अध लग जाए तो अध पका, कच्चा में अध लग जाए तो अध कच्चा, मरा में अध लग जाए तो अध मरा। तो ऐसे ही अध उपसर्ग के प्रयोग से ये बना हुआ शब्द है। अध में जैसे कचरा है, वहां पे अध लगा दो, अध कचरा। उसके बाद आइए देखते हैं अन के साथ। तो अन उपसर्ग, अन का अर्थ होता है अभाव या निषेध। अन या अ दोनों का ही अभाव और निषेध ही अर्थ होता है। तो देखेंगे अन, अन जैसे मोल लिखा है तो उसमें अन लगा देने से शब्द बन जाएगा अनमोल। बन लिखा है, उसमें अन लगा दो तो अनबन। कहेंगे हमारा उनसे अनबन हो गया है, झगड़ा हो गया है, तो ये बन में अन लगा दो अनबन। अनपढ़, पढ़, अनपढ़ यानी अनपढ़ है वह, पढ़ में अन लगा दो अनपढ़ बन जाएगा। अब देखिए उन, उन का मतलब होता है एक कम। अगर आपको कहीं भी उन से मिलता जुलता आए तो समझ लेना एक कम। जैसे उन लगने से एक कम क्यों हो रहा है? 30 कहीं है, 30, 30 आप जानते हो 30 को 30 कहते हैं, तो उसमें उन लग जाए 29 यानी 30 से एक कम 29। ठीक है, एक कम उन मने होता है एक कम। जैसे 60 है, उसमें लगा दो उन तो 59 यानी 60 से एक कम 59। उसके बाद 69 यानी 70 से एक कम 69।
39, देखिएगा ऐसे ही देखिएगा 39 यानी 40 से एक कम। ठीक है, तो वही ऊन का मतलब होता है एक कम। ऊन लगने से जो भी बनेगा 29, 59, 39, 69, है ना, ये सब क्या है, एक कम रहता है उससे। इसीलिए छोटे बच्चों को दिक्कतें होती हैं कि कैसे हिंदी कठिन है, इंग्लिश आसान लगता है। आइए अब अगला देखते हैं, औ और औ का उपसर्ग का प्रयोग। तो देखेंगे औ और औ। औ या औ हीन है, इसका मतलब होता है हीन या निषेध। जैसे औ लगने से अवगुण, गुण में औ लग गया तो अवगुण हो गया। घर में लग गया तो अवघर हो गया। सर में औ लग गया अवसर हो गया। शान में औ लग गया अवसान हो गया। ऐसे ही अब देखेंगे नेक्स्ट क। क उपसर्ग का प्रयोग छठवां है क। क का मतलब होता है बुरा या हीन। क मतलब बुरा या हीन। जैसे पूत का हो जाएगा कपूत, चोट कचोट, तो ये बुरा अर्थ में हो गया। उसके बाद देख लेते हैं सातवां कु। कु का अर्थ भी बुरा होता है, क का अर्थ भी बुरा होता था। अब देखिए जैसे चाल में लग जाए कु तो कुचाल, चायला में लग जाए कु तो कुचैला, चक्र में लग जाए तो कुचक्र। तो ऐसे ही कु का प्रयोग करके लगाया गया है। आगे देखेंगे दू। दू का मतलब होता है कम, बुरा और दो। दो मने दो भी होता है, बुरा भी होता है, कम भी होता है। अब बला है कहीं बला, तो बला में दू लगा दो तो दुबला। लारा है दू लगा दो दुलारा। धारू है, धारू में दू लगा दो दुधारू। रंगा है उसमें दू लगा दो दुरंगा, तो यहां दो रंगा हो जाएगा दुरंगा। लत्ती में दू लगा दो दुलत्ती। भासिया में दू लगा दो दुभासिया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नौवां और दसवां। नौवां देखेंगे नी, और नी का अर्थ क्या होता है कमी, यानी कि कहीं पे गोड़ा है तो लिख दो निगोड़ा। डर है तो नी लगाने से निडर। हत्या है नी लगाने दो निहत्या। निहत्था, अगर हत्था है नी लगा दो निहत्था। कंपा है उसमें नी लगा दो निकंपा। तो इस तरह से ये बन जाएगा। इसके बाद दसवां है पर, और पर मने होता है दूसरा या बाद का। दूसरा या बाद का। जैसे परलोक, लोक में पर लगाने से हो गया परलोक। ठीक है, और परोपकार यानी कि क्या है, परोपकार है, ये भी पर से बना है, पर प्लस उपकार परोपकार। पर सर्ग, पर प्लस सर्ग पर सर्ग। परहित, हित में पर लगा दिया परहित। 11 नंबर देखिए बीन, विन, विन। बीन है छोटी बीन। बीन का मतलब क्या हुआ, बिना, निषेध। बीन का अर्थ है बिना या निषेध। जैसे बिन ब्याहा, ब्याहा में बिन लगा दो बिन ब्याहा। अगर ब्याहा है इसका मतलब कि उसका ब्याह हुआ है। अब बिन ब्याहा, बिन लगाने से बिन ब्याहा अभी ब्याह नहीं हुआ है। जैसे बादल है तो लगेगा कि बादल है, बादल आ चुका है, तो लेकिन लगा दो बिन, बिन बादल, तुरंत उसका अर्थ बदल गया। बिन बादल यानी बिना बादल का। बिन पाए यानी बिन पाए का। बिन जाने यानी बिन जाने, बिना जाने। तो ऐसे ही बिना का अर्थ होता है बिना या तो निषेध। अब देखिए 12वां भर। उपसर्ग है भर, और भर मने होता क्या है पूरा। आप कहते हैं ना पेट भर खा लिया, मतलब पूरा खा लिया, तो भर मने पूरा। अब देखिए भर पेट यानी पेट में भर लग गया भर पेट। पूर में भर लग गया भरपूर। शक में लग गया भर, भर शक। मर में देखेंगे मार है कहीं पे लिखा, तो आप उसमें भर उपसर्ग जोड़ देंगे तो भरमार, यहाँ पे पूरा भरमार लगा हुआ है। ऐसे ही 13 नंबर देख लीजिए उपसर्ग सु। उपसर्ग का प्रयोग सु मने अच्छा होता है। ठीक है, सु मने अच्छा। जैसे सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल, ये होते हैं। तो हिंदी के ये 13 उपसर्ग आप लोगों ने पढ़ा। हिंदी के
अन्य उपसर्ग के उदाहरण आगे आप देखना चाहेंगे तो उसको भी बताया गया है। चलिए उसको भी बताते हैं। हालांकि ये मुख्य जो है 13 उपसर्ग होते हैं। आइए देख लेते हैं हिंदी के कुछ और उपसर्ग के उदाहरण। तो उपसर्ग के उदाहरण यहाँ पे देखेंगे। उपसर्ग है और अर्थ उसका बताया गया है। जैसे आप उपसर्ग है और आप मने होता है स्वयं, उसका अर्थ। और उपसर्ग के जो शब्द हैं यौगिक हैं वो उदाहरण के रूप में इस तरह से, जैसे स्वयं में आप लगा दो, आप जैसी। यहाँ स्वयं तो अर्थ है, आप है, तो जैसी में आप लगा दो, आप जैसी। सुनी में लगा दो आप सुनी। बीती में आप लगा दो, आप बीती। तो ये हो गया। वैसे ही ऊ उपसर्ग में ऊ का मने होता है ऊंचा। ऊ का अर्थ क्या होता है? ऊंचा। ऊ लगाने से जो यौगिक बनेगा वो क्या क्या बन सकता है? उजड़ना, उचक्का, उसरी, है ना। ऐसे ही औ उपसर्ग, औ का मतलब होता है बुरा या नीचे। तो औ उपसर्ग से क्या क्या है? अवगुण, अवसर, अवतार, औचक, औरत। ऐसे ही का उपसर्ग में का मतलब होता है नीच या बुरा। तो का से कायर, का से काजल, है ना। चीर वाले का देख लीजिए। चीर उपसर्ग, चीर मने होता है देर तक, यानी कि चीरकाल, चिरायु, चिरपरिचित, चिरंजीव। ऐसे ही चौ का मतलब चार, यानी कि चौराहा, चौमासा, चौमुखी, चौमुखी, चौगुना, चौपाई। इस तरह से हो जाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं ती। ती का मतलब होता है तीन। जैसे तिराहा, तिकोना, तिपाई, तिरंगा, तिगुना, तिपहिया। ये सब हो जाते हैं। उसके बाद देखेंगे नौ। नौ का मतलब होता है अभाव। जैसे नकुल। उसके बाद नाना। नाना में देखिए क्या होता है। जैसे नाना का मतलब होता है विभिन्न, नाना प्रकार, नाना स्वरूप, यानी कि विभिन्न प्रकार, विभिन्न स्वरूप। तो वही नाना का मतलब होता है विभिन्न। अब देखिए पंच। अब पांच का मतलब होता है पांच। जैसे पचरंगा यानी पांच रंग का, पंचमेल पांचों का मेल, पंचमणि पांचों से मिली हुई मणि, पंचमणि। अब देखिए इसके बाद बहु। अब बहु का मतलब बहुत होता है। जैसे बहुवचन, यानी एक वचन नहीं, बहुत वचन, ढेर वचन, ढेर सारे वचन, बहुवचन। बहुमूल्य, एक मूल्य नहीं, ज्यादा मूल्य। तो इसीलिए बहु का मतलब बहुत, बहुमूल्य, बहुत मूल्य है। सौ। अब देखिए सौ उपसर्ग। सौ उपसर्ग स मने होता है अच्छा। जैसे सपूत है, कोई कुपूत नहीं, सपूत है वो अच्छा है। और सहित, सम्मान, ये सब बन गया। स मतलब अच्छा। इसके बाद देखेंगे सम। सम माने क्या होता है? बराबर। जैसे समतल, समकोण, समकक्ष, समकालीन। तो ये हो जाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं उपसर्ग के भेद या प्रकार। तो देखेंगे हिंदी में उपसर्ग के मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। हिंदी में उपसर्ग के मुख्यतः जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? तीन प्रकार के भेद होते हैं। तो ये तीन याद रखिएगा। उपसर्ग के भेद मुख्य प्रकार से तीन होते हैं। कौन कौन? तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत उपसर्ग। यही तीन प्रमुख होते हैं। तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत उपसर्ग। आइए इन तीनों का अध्ययन करते हैं। ये कैसे उपसर्ग होते हैं? आइए देख लेते हैं। पहला तत्सम उपसर्ग। जो उपसर्ग संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ ही हिंदी भाषा में भी आए हैं, तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा। जो उपसर्ग संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ ही हिंदी में भी आ गए हैं वह तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे जैसे अधिकार। अधिकार में क्या है? अधि प्लस कार। अधि जो उपसर्ग है वह संस्कृत से ज्यों का त्यों आया है, अधि, और कार के साथ लग जाने से अधिकार बन गया। आ भी संस्कृत से आया है, गम में लग जाने से आगम हो गया है। ठीक है। आइए इसके बाद देख देते हैं तत्भव, तद्भव, तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग क्या है? ये मूलतः संस्कृत के विकसित हैं। ये मूलतः क्या है? संस्कृत से विकसित हैं, लेकिन इसको हिंदी में परिवर्तित कर लिया गया है।
ये मूलतः संस्कृत से विकसित हैं। इनका प्रयोग हिंदी के मूल शब्दों के साथ होता है, जैसे अ प्लस टल मिलके हो गया अटल, क प्लस पूत मिलके हो गया कपूत। तो ये क्या है? तद्भव के उपसर्ग हैं। आइए अब देख लेते हैं आगत उपसर्ग। आगत का मतलब होता है जो विदेशी भाषाओं से लिया गया शब्द होता है, आगत उपसर्ग होता है। देखेंगे अरबी, फारसी एवं अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के लिए भाषाओं से लिए गए शब्दों को आगत उपसर्ग कहते हैं। ऐसे उपसर्ग जो अरबी, फारसी, अंग्रेजी या किसी विदेशी भाषाओं से लिया गया उपसर्ग हो, वह क्या होता है? आगत उपसर्ग कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लें तो यहाँ पे है बद प्लस दिमाग, यानी बद नामक जो उपसर्ग है वह विदेशी भाषा है। बद प्लस दिमाग यानी कि बद दिमाग। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, बद प्लस दिमाग यानी कि बद दिमाग हो गया था। खुश प्लस मिजाज, खुश भी क्या है? विदेशी है। खुश प्लस मिजाज यानी कि खुश मिजाज। तो इस तरह से ये आगत हो जाएंगे उपसर्ग। आइए तत्सम उपसर्ग के कुछ एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। तत्सम उपसर्ग के उदाहरण, यहाँ पे उपसर्ग है, उपसर्ग का अर्थ दिया गया है और उसके उदाहरण नीचे दिए गए हैं, बगल में दिए गए हैं। आइए देखते हैं। जैसे अति उपसर्ग है। अति का मतलब कि अधिक होता है। लोग कहते हैं अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, यानी कि अति मतलब क्या हो गया? अधिक। तो इससे बनने वाला जैसे अत्याचार, अत्यंत, अतिरिक्त, अत्यधिक। तो ये अति से उदाहरण बना हुआ है, उपसर्ग अति से बना हुआ शब्द। अब देखेंगे अधि। तो अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। जैसे इससे क्या बनेगा? अधिकार, अध्यक्ष, अधिकरण, ये बन जाएंगे। अब देखेंगे अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया, उसका अर्थ क्या है? पीछे या समान। अनु मतलब पीछे या समान। और इसका जो यौगिक बनेगा वह क्या बनेगा? अनुचर, अन्वय, अनुसार, अनुभव, ये बन जाएगा। अब देखेंगे अप। अप उपसर्ग। अप का मतलब होता है बुराहीन, यानी कि अपमान, अपयश, अपव्यय, अपशकुन। तो ये अप से बनने वाले होंगे। जैसे अ का प्रयोग, अ का मतलब नहीं होता है, अ का प्रयोग करके हम बनाएंगे। हिंसा में अ जोड़ दो, अहिंसा। मर में अ जोड़ दो, अमर। धर्म में अ जोड़ दो, अधर्म। तो अ माने नहीं होता है। न्याय में जोड़ दो, अन्याय। तो इस तरह से ये बन जाता है। ऐसे ही देखेंगे अभी उपसर्ग। अभी का मतलब होता है सामने या ओर। तो देख लेते हैं। योग में लगा दो अभी, अभियोग। मान में लगा दो अभिमान। लासा में अभी लगा दो अभिलाषा। नव में लगा दो अभिनव। तो ये अभी से जो है बनने वाले शब्द हैं। अब देखिए आ उपसर्ग। आ का मतलब होता है पूर्ण, यानी गमन में आ लगा दो आगमन, गम में आ लगा दो आगम, जन्म में आ लगा दो आजन्म, चरण में आ लगा दो आचरण। तो इस तरह से ये हो जाएंगे। सभी आपने देखा ये क्या थे? तत्सम के उपसर्ग के एग्जाम्पल थे। आइए अब देख लेते हैं तद्भव उपसर्ग के उदाहरण। तद्भव उपसर्ग के उदाहरण देख लेते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ, उपसर्ग के उदाहरण। आइए इसको देख लेते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ और उपसर्ग के उदाहरण क्या बनेंगे। जैसे उ उपसर्ग है, यह तद्भव है। उ का मतलब होता है अभाव और उससे बनने वाला शब्द क्या होगा? उ लगाने से उजाड़, उम्मीद। क, क देखेंगे तद्भव उपसर्ग है और तद्भव उपसर्ग क है। इसका अर्थ होता है बुरा, लगा दो बुरा। पूत में तो कपूत बन गया। नी उपसर्ग जो है आप देख रहे हैं, तद्भव उपसर्ग है नी। नी का मतलब होता है बिना। जैसे निहत्था, निकम्मा, निडर, ये हो जाएगा। अब देखेंगे
नी उपसर्ग, नी का मतलब होता है बिना, जैसे निहत्था, निकम्मा, निडर। भ उपसर्ग देख लीजिए, भ से क्या होगा, भ का अर्थ होता है पूरा, और भर, भर से मतलब भर मार, भर पेट, इस तरह से हो जाएगा। अन उपसर्ग देख लीजिए, अन, अन का अर्थ होता है अभाव, जैसे अनबन, अनपढ़, अनशन। उन उपसर्ग, उन मतलब होता है कम, जैसे 29, 19, 29, 39, 59, ये सब हो जाते हैं। अब देखिएगा दू, दू, दू का अर्थ होता है दो, जैसे दुगुना, दुभाषिया, ये सब। तो ये सब आप लोगों ने देखा अभी, ये क्या थे, तद्भव उपसर्ग के उदाहरण थे। आइए अब देख लेते हैं विदेशी या आगत उपसर्ग के उदाहरण। विदेशी उपसर्ग, उपसर्ग के अर्थ को देखेंगे और उपसर्ग का उदाहरण देखेंगे। आइए देखते हैं, जैसे विदेशी क्या है, कम है, कम उपसर्ग विदेशी है। कम का मतलब होता है थोड़ा, जैसे कमजोर, कम वक्त, कम सीन, ये कम का मतलब थोड़ा। ऐसे ही है खुश, खुश भी क्या है, विदेशी है। जैसे खुश का मतलब होता है अच्छा, जैसे खुशबू, खुश किस्मत, खुश दिल, ये हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं बा, बा मतलब के साथ, जैसे बाकायदा, बावजूद, बाअदब। ऐसे दर, दर उपसर्ग विदेशी शब्द है। दर, दर का अर्थ होता है में, जैसे दरअसल, दर हकीकत। ना, ना का अर्थ होता है निषेध, जैसे नाराज, नापसंद, नालायक। ला उपसर्ग से बनने वाले शब्द, ला उपसर्ग, ला उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द है, ला का मतलब होता है रहित, जैसे कि लापता, लाचार, लाजवाब, ये हो जाएंगे। ऐसे ही देखेंगे सर, सर विदेशी शब्द है, सर का मतलब होता है मुख्य, आगत शब्द कहते हैं इसको, सर को। आगत उपसर्ग है मुख्य, सर का मतलब मुख्य, जैसे सरहद, सरताज, सरपंच। और हम उपसर्ग भी आगत है, हम का अर्थ है साथ, जैसे हम वतन, हम उम्र, हमदर्द। यानी हम लोगों ने विदेशी या आगत उपसर्ग का उदाहरण पढ़ा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।